गुड मॉर्निंग। अभी तक आप लोगों ने हम लोगों ने मतलब सभी ने दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं परिभाषा से। जब वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, पास की तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं, तो वो निकट दृष्टि दोष था आपका। और अगर इसका उल्टा करो कि जब हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तु तो देख लेते हैं लेकिन पास की देखने में हमें कठिनाई होती है, तो हम लोग दूर दृष्टि दोष। लेकिन क्या होता है, जब मांसपेशियां उम्र के साथ मांसपेशियां अभी क्या होती हैं, कमजोर होती जाती हैं। तो मानव की जो आंख की मतलब नेत्र की जो मांसपेशियां हैं, जब वो कमजोर हो जाती हैं तो आपका जो लेंस है, क्रिस्टल लेंस है, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में मानव को दोनों प्रकार के दोष भी हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने कहा था जरा दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, जब मानव की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो नेत्र लेंस भी ठीक से वर्क नहीं करता है। तो क्या होता है, व्यक्ति को ना तो पास का ठीक से दिखता है ना ही दूर का दिखता है। ऐसी स्थिति में हम लोग द्वि फोकस मतलब द्वि फोकस दूरी वाला लेंस यूज करते हैं, जिसमें निचला भाग जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, बाकी पूरा भाग जो होता है वो अवतल लेंस का कार्य करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में कि आखिर ये प्रिज्म है क्या। तो आप लोगों ने देखा होगा, देखो एक चीज और होता है प्रिज्म, तो पहले आपको बता रहा हूं, अगर किसी आयताकार स्लैब से मतलब किसी कांच की आयताकार पट्टी से प्रकाश को प्रवेश कराया जाए तो क्या होता है, क्या प्रकाश का अपवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो हम देखेंगे जब प्रकाश प्रवेश करता है तो यहां से अपने अक्ष से मुड़ जाता है और ये इस तरह से निकल जाता है। अपवर्तित होकर जब दूसरे स्लैब के बाहर निकलता है तो इस तरह, और ये प्रकाश किरण जो है वो आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है। जो आपकी निर्गत प्रकाश किरण है वो आपतित प्रकाश किरण से, ये आपकी आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी आयताकार स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्लैब जो है, ये आयताकार प्रदेश जो पहले देखो प्रकाश प्रवेश करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, फिर क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो आपतित प्रकाश किरण की निर्गत किरण समांतर रहेगी, मतलब कोई भी अपवर्तन नहीं हुआ। अब प्रिज्म की बारी है, तो आयताकार स्लैब थी, प्रिज्म के बारे में बताएं तो प्रिज्म क्या होता है। तो देखो, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति जिसका एक आधार पृष्ठ होता है उसे प्रिज्म कह सकते हैं आप। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति जो त्रिभुजाकार होती है, कांच की वह आकृति जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी होती है, जिसका एक आधार पृष्ठ होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। नहीं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, दो त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसको तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होती हैं, जिसके तीन आयताकार, देखो एक इस तरफ, एक उस तरफ और एक नीचे की तरफ, तीन होते हैं। देखो एक इस तरफ, फर्स्ट वाला आपका ये रहेगा, सेकंड वाला उस तरफ रहेगा और थर्ड वाला नीचे की तरफ। देखो दो त्रिभुजाकार साइड होते हैं, दो त्रिभुजाकार पटल होते हैं, एक त्रिभुजाकार पटल इस तरफ होता है, एक उस तरफ, और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं, एक इसके पलटे लो वो, और एक सबसे नीचे तीन। ये आकृति जो होती है वो क्या होती है, आपकी प्रिज्म होती है, ये कांच की रहती है। अब क्या होता है, दोनों अपवर्तक पृष्ठ, दोनों त्रिभुजाकार अपवर्तक पृष्ठों का ये भाग जो होता है इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। दोनों आयताकार पृष्ठ जो होते हैं, जो इस तरह से बने होते हैं आपके, एक इस तरफ का एक उस तरफ का, दोनों आयताकार पृष्ठ मतलब इस तरह से रहता है। ये एक ये आपका आयताकार होता है, एक ही आयताकार, दोनों अपवर्तक पृष्ठों से जो बनता है, तो जो बीच का एंगल आपको दिख रहा है, ये देखो एंगल दिख रहा है, जो ये जो एंगल दिखता है बीच में, इसे आप कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। और इसे आधार पृष्ठ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आधार पृष्ठ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश किरणें कैसे गमन करती हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में। देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये आपका प्रिज्म है, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है, ये आधार पृष्ठ है, इनके बीच का जो एंगल होता है ये प्रिज्म कोण कहलाता है। अब अगर कोई प्रकाशित किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाशित किरण एओ प्रिज्म पर आपतित होती है, देखिए अब यदि कोई प्रकाशित किरण एओ प्रिज्म पर आपतित होती है, यदि अभिलंब खींच दिया जाए, अभिलंब क्या कर दिया जाए, खींच दिया जाए, तो बताइए ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। देखो ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका
सघन माध्यम है। तो मैंने बताया था विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है प्रकाश किरण। देखिएगा एक बार फिर से, किसी प्रिज्म में जब कोई प्रकाश किरण एंटर करती है, आपतित होती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो देखो फिर से ये सघन माध्यम है। अब चूंकि कांच पारदर्शी होता है, प्रिज्म पूरा पारदर्शी होता है। प्रिज्म कैसा होता है? ये पारदर्शी माध्यम है। तो देखो यदि फिर से अभिलंब खींच दें हम लोग, यदि हम लोग फिर से अभिलंब खींच दें तो देखो अभिलंब से ये क्या हो जाएगी? दूर हट जाती है। अपने अभिलंब से ये क्या हो जाएगी? दूर हट जाती है। इस तरह से देखो पहले प्रकाशित किरण आपकी एओ आई, एओ पटल पर आपतित हुई तो प्रिज्म के अंदर गई। अब क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। अब यही अगर ओ डैश बी मान लेंगे और ये अंदर से जब बाहर आए, सघन से जब विरल में आएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? इस अभिलंब से थोड़ी सी हल्की सी दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अब अगर एओ को आगे तक बढ़ाया जाए, एओ किरण को, एओ आपतित किरण को आगे तक बढ़ाया जाए और ओडेस बी किरण को पीछे तक बढ़ाया जाए, पीछे की ओर बढ़ाया जाए। देखिए ए ओ किरण को आगे पी तक बढ़ाया जाए या ई तक बढ़ाया जाए, ओडेस बी किरण को, ओडेस बी किरण को अगर पीछे की ओर, निर्गत पीछे की ओर बढ़ा, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो इसे ऐसे लिख दें एफ। तो ये दोनों जो कोण काटती हैं, ये दोनों एक एंगल बनाती हैं। ये दोनों क्या करती है? पीछे की तरफ एंगल बनाती है जिसे पढ़ते हैं डेल्टा एम। इसे कहते हैं प्रिज्म का विचलन कोण। प्रिज्म का विचलन कोण कहलाता है। ये जो एंगल बनता है इनके बीच में से क्या कहते हैं हम लोग? प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। फिर से देखो, जब कोई एओ प्रकाश किरण आती है और प्रिज्म पर आपतित होती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये फिर वापस जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से, मतलब अभिलंब को झुक जाती है। देखो फिर से, विरल से सघन में गई तो झुक गई और सघन से विरल में गई तो दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। अब ऐसी स्थिति में अगर देखो आपतित किरण को डॉट डॉट द्वारा, बिंदुदारी का द्वारा आगे तक बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को ओडेस बी को पीछे तक बढ़ाया जाए तो दोनों एक एंगल बनाती हैं। दोनों आपका एक एंगल बनाती हैं जिसे कहते हैं प्रिज्म का विचलन कोण। प्रिज्म का विचलन कोण ये देखो, आपतित किरण को अगर आगे तक बढ़ाया जाए, निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाया जाए तो दोनों एक एंगल बनाती हैं। दोनों द्वारा देखो यहां पर एक एंगल बनता है, इन दोनों के द्वारा एक एंगल बनता है जिसे कहते हैं प्रिज्म कोण विचलन डी। अब ये क्या होता है? आपतित किरण का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो विचलन का मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक स्थिति में आकर इसका मान फिर से घटने लगता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये आपकी एओ आपतित किरण है। ठीक है, तो ये आपकी एओ आपतित किरण है, तो ये आपका हो गया आई आपतन कोण। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, देखो आई हो गया तो ये क्या होगा? R1 मान लेंगे, तो इसे क्या मानेंगे? R2। ठीक है, अब देखो ये आपतित किरण है तो ये R हो गया। अब यहां से आपतित किरण आई तो सघन से, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी और सघन से वापस विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई। अब आपतित किरण को डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ाया जाए, निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाया जाए तो दोनों जो है एक एंगल बनाती हैं ये, तो इसे कहते हैं प्रिज्म का विचलन कोण डी। अब क्या होता है? पहले तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, आप इस विचलन कोण का मान धीरे धीरे क्या होता है? एक स्थिति तक बढ़ता है, फिर जैसे जैसे आई का मान बढ़ता है वैसे वैसे भी घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर से तो इस तरह से हम लोग प्रिज्म का विचलन कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली देखिए, देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो क्या है, वैज्ञानिक न्यूटन ने एक त्रिभुजाकार पारदर्शी पटल लिया, इसको प्रिज्म कहा गया। ठीक है, उसने क्या किया, जब सूर्य का प्रकाश उसमें से होकर गुजारा, जब श्वेत प्रकाश उसमें से होकर गुजारा तो उसने क्या देखा कि प्रिज्म की दूसरी तरफ एक रंगों की पट्टी सी दिखाई दी। रंगों की क्या दिखाई दी? पट्टी दिखाई दी, जिसको कहा गया वर्ण विक्षेपण। जिसको क्या कहा गया? वर्ण विक्षेपण। मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश में लगभग 7 रंग होते हैं। देखो
वैसे तो अलग अलग प्रकार से 14 होते हैं, क्योंकि देखो कुछ तरंगदैर्घ्य जो होती हैं 14 तरंगदैर्घ्य में से 7 तरंगदैर्घ्य जो है जिनकी आवृत्ति ज्यादा होती है वो हमें दिखाई देती है। बाकी जो 7 होती हैं, जो छोटी छोटी दृश्य प्रकाश किरणें हैं, एक्स किरणें, जो भी किरणें हैं, रेडियो एक्टिव किरणें हैं, जो भी हैं, गामा किरणें, जो छोटी छोटी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हमें केवल 7 रंग अच्छे से दिखाई देते हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य अच्छी ज्यादा भी होती है और जिनको हमारी नेत्र जो है अच्छे से देख सकते हैं। अब वर्ण विक्षेपण क्या है? तो देखो न्यूटन ने क्या किया, एक त्रिभुजाकार पटल लिया जिसको क्या कहा गया, प्रिज्म कहा गया। अब जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये अपने ही अवयवी भागों में बढ़ जाती है, अपने ही 7 रंगों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ अगर एक पर्दा रख दिया जाए, अगर एक पर्दा रख दिया जाए व्हाइट कलर का, श्वेत पर्दा रख दिया जाए या कोई भी ऐसा पर्दा रख दिया जाए सफेद कलर का, तो हमें एक रंगों की पट्टी नजर आती है। हमें क्या नजर आती है, रंगों की पट्टी नजर आती है। वो जिस क्रम में रहती है वो इस प्रकार है, पहला बैगनी, दूसरा आसमानी, तीसरा नीला, चौथा हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और लास्ट में सबसे आखिरी में लाल। देखो फिर से देखो, न्यूटन ने क्या देखा, जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजारी जाती है, जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो ये क्या करती है, अपने ही अवयवी 7 रंगों में, वैसे तो मैंने बताया 14 कलर लेकिन कुछ दिखते नहीं है, केवल कितने दिखते, 7, अपने ही अवयवी, देखो 14 में से 7 क्यों, क्योंकि वो तरंगदैर्घ्य कम होती है हमारी, नहीं तो उसको नहीं देख सकते। अपने ही अवयवी 7 रंगों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इन 7 रंगों, देखो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो श्वेत पर्दा है, जो श्वेत पर्दा जो होता है उस पर एक पट्टी, रंगों की एक पट्टी नजर आती है जो इस क्रम में रहती है, विबग्योर के क्रम में। कौन से क्रम में? VIBGYOR के क्रम में रहती है। किस क्रम में रहती है? जो विबग्योर के क्रम में रहती है। ठीक है, तो देखो पहले बैगनी, फिर आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस क्रम में एक रंगों की पट्टी नजर आती है। इस प्रकार प्रकाश के अपने ही अवयवी रंगों में टूटना, इस प्रकार प्रकाश के अपने ही अवयवी या अपने ही भागों में टूटना, यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण। इसलिए ही वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से देखो, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने ही अवयवी रंगों में टूट जाता है। ये किसने? न्यूटन ने देखा था। अब उस प्रकाश के दूसरी, मतलब प्रिज्म के दूसरी तरफ अगर पर्दा लगा हुआ हो तो हमें रंगों की क्या दिखाई देती है? एक पट्टी दिखाई देती है। रंगों की क्या दिखाई देती है? एक पट्टी दिखाई देती है, जिसमें रंग जो है वो क्रमानुसार होते हैं, पहले बैगनी, फिर आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं विबग्योर का क्रम। अब चूंकि क्या होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी रंग की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लगभग 3800 से 4000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है लाल रंग की, लगभग 6600 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, या 6800 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। देखिएगा, बाकी की तरंगदैर्घ्य इन सारे रंगों के बीच में आती है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी रंग की, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वो होती लाल रंग की, लगभग 6800 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। बाकी के रंगों की तरंगदैर्घ्य इनके बीच में आती है, बाकी के रंगों की तरंगदैर्घ्य इनके बीच में। अब एक चीज और, तो देखो जब प्रकाश क्या होता है, प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ा? बैगनी रंग मुड़ता है। और सबसे कम कौन सा मुड़ा? लाल रंग मुड़ा। यानी कि जब प्रकाश क्या होता है, अववर्तित होता है, जब प्रकाश क्या होता है, अववर्तित होता है, ठीक है, अववर्तित होता है तो सबसे ज्यादा जो मुड़ता है आधार की ओर वो बैगनी रंग मुड़ता है। आधार की ओर सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ता है? बैगनी रंग। और सबसे कम कौन सा मुड़ता है? लाल रंग। इसका मतलब होता है कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विचलन भी ज्यादा होता है। देखो, जो आधार की ओर सबसे पहले मुड़ता है उसको कहेंगे अपवर्तनांक के लिए। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसका विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और उसका विचलन भी सबसे कम होता है। एक बार फिर से देखो, जो आधार की तरफ, जो प्रिज्म के आधार की तरफ सबसे पहले अपवर्तित होता है
जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है 3800 से 4000 एंगस्ट्रॉम, वो है आपका बैंगनी रंग। तो हम कहेंगे कि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विचलन भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे पहले मुड़ गया। तो सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए होगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग का विचलन भी कम हुआ, ये ऊपर ही रहा सबसे ऊपरी पृष्ठ पर, और इसका विचलन भी कम होता है लाल रंग का। तो इस प्रकार प्रकाश का वर्ण स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगली जो डेरिवेशन है उसको। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश अपने ही अवयवी रंगों में टूट जाता है। तो देखो, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है उसे कहते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण। अब क्या होता है, अगर प्रिज्म के, अब यदि प्रिज्म के दूसरी तरफ एक और उल्टा करके उल्टे आधार का प्रिज्म रख दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए, ये 7 रंग जो है, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्या होगा। देखिए, अगर प्रिज्म के दूसरी तरफ एक और उल्टा करके प्रिज्म रख दिया जाए तो क्या होगा, ये 7 कलर जो है वो फिर से एक ही रूप में, एक ही किरण के रूप में क्या होंगे, एक श्वेत प्रकाश किरण प्रदर्शित करेंगे। क्या प्रदर्शित करेंगे, एक श्वेत प्रकाश किरण प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये हुआ कि जहां से एक श्वेत प्रकाश किरण गई, प्रिज्म से गुजरी, तो अपवर्तित होकर 7 रंगों में टूट गई। अब 7 रंग जब दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरेंगे, जब ये 7 रंग दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरेंगे तो पुनः प्राप्त क्या होगा, पुनः आपको श्वेत प्रकाश किरण क्या होगी, प्राप्त होगी। पुनः आपको देखिए, ये आधार से होकर गई तो 7 रंगों में टूट गई। अब 7 रंगों वाली जो प्रकाश किरण दोबारा किसी प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, आपको वही प्रकाशित किरण, श्वेत प्रकाश किरण क्या होगी, दूसरी तरफ प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे, जब प्रिज्म की दूसरी ओर भी प्रिज्म रखा हो तो हमें क्या होता है, वही प्रकाश किरण, श्वेत रंग की प्रकाश किरण क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप देखिए इंद्रधनुष का बनना कैसे होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या होता है, जब बरसात का मौसम होता है और क्या होते हैं, बादल रहते हैं, तो उस अवस्था में आपको पता है जब बरसात वाला मौसम होता है तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जल की वाष्प ज्यादा होती है, मतलब नमी ज्यादा होती है। और जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो एक तरह से आपको बता दें एक लेंस का कार्य करती हैं। क्या का काम करती है, या प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी, व्यवहार करेंगी। क्या होगा, अब जब सूर्य का प्रकाश जब उन बूंदों से होकर गुजरेगा, जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, अपने ही अवयवी रंगों में टूट जाएगा। वो जलवाष्प जो है वो प्रिज्म का काम करेंगी, एक पारदर्शी माध्यम का काम करेंगी। जब प्रिज्म जो है उससे जब प्रकाश जो है उन जलवाष्प पे होकर गुजरेगा तो क्या होगा, वो अपने ही अवयवी रंगों में टूट जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हमें 7 रंगों की आकृति, 7 रंगों की आकृति जिसे आप इंद्रधनुष कहते हैं वो प्राप्त होता है। और इंद्रधनुष हमेशा बादलों के विपरीत बनता है, ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा बादलों के विपरीत ही बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंद्रधनुष कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है।